इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का काव्य खंड का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है पथिक। पथिक जिसके कवि हैं, जिसका रचयिता है रामनरेश त्रिपाठी। सबसे पहले जानते हैं कवि के जीवन परिचय के बारे में। कवि का जन्म हुआ सन 1881 में कोयरीपुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मिलन, पथिक, स्वप्न। ये सब क्या है? खंड काव्य हैं। और मानसी फुटकर कविता संग्रह है। फुटकर मतलब छोटी छोटी कविताओं का संग्रह है ना। और इनका निधन हुआ सन 1962 में। रामनरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली मतलब हिंदी को खड़ी बोली कहा जाता है। तो आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय मतलब स्वयं पढ़ना, है ना, प्राइवेट या डिस्टेंस एजुकेशन आजकल कहते हैं। तो स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। 4 भाषाओं का, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम दोनों मौजूद हैं। देश प्रेम पर भी कविताएं लिखी और वैयक्तिक प्रेम, व्यक्तियों का आपस में जो प्रेम होता है उस पर भी कविताएं लिखी, लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया है। कविता कौमुदी जो 8 भाग हैं उसके में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया। जो हिंदी, उर्दू और बांग्ला, संस्कृत अलग अलग भाषाओं की प्रमुख कविताएं थीं उनको उन्होंने संकलित किया, एकत्रित किया। किसमें? कौमुदी के 8 भागों में। ठीक है। तो इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है, गांव में गाया जाने वाला गीत, जिसे उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्र किया था। तो लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से, अब देखो, पहले हम लोग सुनते हैं ना, सोहर गाया जाता था, चाहे बिरहा गाया जाता था, या सावन में कजरी गाई जाती थी। ये सारी चीज़ें गायब हो रही हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि नहीं, ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, इनको सुरक्षित रखना चाहिए, तो वे उसके लिए प्रयास करते हैं। आज हमको ये सारी चीज़ें भी, गीत संगीत कहाँ मिल जाता है? सीडी मिल जाती है, अलग अलग कवियों, अलग अलग गायकों की आवाज़ में सीडी मिल जाती है, जिससे हमारी जो परंपराएं हैं वो संरक्षित रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। तो इन्होंने घूम घूम करके इन ग्राम गीतों को संकलित किया। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। मौलिक मतलब उन्होंने सब पहला मौलिक, जैसे अभी तक क्या किया, उन्होंने दूसरे कार्य को संकलित किया था, अनुवाद किया, लेकिन मौलिक मतलब जो उन्होंने पहला कार्य किया, खुद ही किया, है ना, उसको। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे, है ना। बानर बच्चों के लिए ये पत्रिका संपादित की, जिसमें मौलिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ होती थीं, प्रेरक प्रसंग होते थे। तो कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचनाएं की हैं। प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। ये क्या है? खंड काव्य का पहले सर्ग से लिया गया है, पहले भाग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। दुनियादारी से बहुत दुखी है, और वह जो व्यक्ति है, जो भी इस कविता का नायक है, वह प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वह उसी में बस जाना चाहता है। यहाँ किसी साधु जन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। ठीक है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा
पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। जो इस कविता का मूल भाव है वो यह है, देखो, सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रति जो प्रेम है से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। स्वतंत्र एक शब्द होता है और दूसरा शब्द होता है स्वच्छंद। स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र मतलब अपने तंत्र में, अपना तंत्र मतलब शासन, जिस पर स्वयं का शासन हो, जो खुद अपने आप पर शासन करता है। स्वच्छंद मतलब जिस पर किसी का शासन नहीं चलता, वो है स्वच्छंद, जैसे पशु पक्षी होते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस कविता की तरफ। पथिक। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। फिर से प्रतिक्षण, हर पल, प्रतिक्षण मतलब हर पल, नूतन नया वेश बनाकर, हर पल नया नया वेश बनाकर, नए नए रूप बनाकर, रंग बिरंगा निराला, बिल्कुल नया। आप प्रकृति को कभी निहारो, आपको दिखेगा, स्पेशली सुबह और शाम के समय जो प्रकृति में परिवर्तन आता है वो बिल्कुल ही मतलब नया होता है, नूतन होता है, रंग बिरंगा होता है, और उसके रंग को आप किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो रंग बिरंग निराला, बिल्कुल निराले कर रंग है। रवि के सम्मुख थिरक रही है। रवि सूर्य के पर्यायवाची, तो सूर्य के सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने, थिरक रही है, थिरकना, नाचना, है ना। नभ में वारिद माला, नभ में वारिद माला, वारिद माला मतलब जो वर्षा के बूंदों की जो जल है, मतलब यहाँ पे बादल, जो बादल है वह प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। ये जो बादल हैं वह रंग बिरंगा नया नया रूप धर के, अच्छा बादलों को भी कभी ध्यान से देखना, लगता है जैसे वो हर पल अपना आकार बदल रहे हैं, नए नए रूप ले रहे हैं। तो सूर्य के सम्मुख वह थिरक रही है, इधर उधर घूम रही है। और नीचे क्या है, नीचे नील समुद्र मनोहर, नीचे नीला समुद्र दूर दूर तक बिखरा हुआ, तुम लोग इमेजिन करो, तुम भी उसी में डूब जाओगे। और ऊपर क्या है, नील गगन है, नीला आसमान है, और घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। घन मतलब बादल। सबसे पहली दो पंक्तियों में उन्होंने कहा, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। तो आगे क्या कहते हैं, आगे क्या दृश्य है, नीचे नील समुद्र है और मनोहर ऊपर नील गगन। नीचे नीला समुद्र है जो लोगों के मन को आकर्षित करता है, हर लेता है, और ऊपर नील गगन है दूर दूर तक, है ना। तो ऐसे में मन करता है कवि का कि उन बादलों में बैठकर बादलों के बीच में ही विचरूं, विचरूं मतलब घूमूं, भ्रमण करूं, यही चाहता मन है। कवि उसी में खो जाना चाहता है, उसके बीच घूमना चाहता है। आगे कहता है, रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। क्या कहते हैं, रत्नाकर मतलब, रत्नाकर किसको कहते हैं, समुद्र जिसके हृदय में रत्नों का भंडार भरा है, रत्नाकर
है ना। तो रत्नाकर गर्जन करता है, समुद्र क्या करता है, गर्जन करता है। मलया नील बहता है, मलय पर्वत है, मलयगिरी पर्वत है जहाँ पे कहते हैं कि चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, है ना। तो वहाँ से जो हवा आती है वो कैसी होती है, सुगंधित और शीतल होती है। तो रत्नाकर गर्जन करता है, समुद्र गर्जन कर रहा है, और मलय पर्वत से ठंडी खुशबूदार शीतल हवा बह रही है, मलयानिल बहता है, और हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। तो यह जो समुद्र है, यह जो मलयगिरी से आती हुई हवा है, यह क्या करती है, हृदय में कवि अपने प्रिय को, अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहता है कि यह जो हृदय का हौसला है, यह जो हृदय में हौसला है उसे भरा रहता है, टूटने नहीं देता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कवि क्या कहता है कि इस विशाल विस्तृत और महिमामय रत्नाकर, अर्थात ये जो समुद्र है जो दूर दूर तक विस्तृत है, जिसकी महिमा का कोई पार नहीं है, वो कितना विशाल है, उसके भीतर कितना भंडार भरा है, वह उसमें कितनी लहरें हैं, इन सबको कोई गिन भी नहीं सकता है। तो इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कवि क्या कल्पना करता है कि इन लहरों में ही बैठकर मैं इस रत्नाकर के कोने कोने में घूमूं, समुद्र के कोने कोने में घूमूं, क्योंकि ये जो लहरें हैं वो समुद्र से आती हैं और समुद्र में ही खो जाती हैं। तो कवि कल्पना करता है कि काश मैं भी इन लहरों में बैठकर और इस समुद्र के कोने कोने को देख पाता। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। सूर्योदय का दृश्य है, देखो कितना खूबसूरती से उसका बखान किया है। निकल रहा है जलनिधि तल पर, समुद्र के तल पर निकल रहा है। दिनकर बिंब अधूरा, सूर्य का आधा बिंब उभरा हुआ है, आधा सूर्योदय हुआ है, केवल लाली छाई है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, ऐसा लगता है जैसे कमला मतलब माँ लक्ष्मी के सोने के मंदिर का, कंचन मंदिर, कंचन मतलब सोना, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, कितनी खूबसूरत इसको उपमा दी गई है। देखो तुम जस्ट इमेजिन करो कि सूर्योदय हो रहा है समुद्र तट पे, समुद्र के कहाँ से सूर्योदय हो रहा है ये हमको पता नहीं ना, तो समुद्र का सूर्योदय भी थोड़ा सा हुआ है ना, आधा अधूरा। तो क्या कहता है कि ऐसा लगता है जैसे सोने का मंदिर है, किसका, माँ लक्ष्मी वैभव की देवी है, धन की देवी। तो कमला के कंचन मंदिर का, माँ लक्ष्मी के सोने के मंदिर का जैसे ये सुंदर सा कंगूरा हो जो ऊपर का रहता है सोना सजा हुआ। तो लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। कवि की कल्पना भी गजब है। क्या कहते हैं, जैसे लाने को निज पुण्य भूमि पर, अपनी पुण्य भूमि पर लाने के लिए, निज मतलब अपनी, तो पुण्य भूमि पवित्र भूमि पर लाने के लिए लक्ष्मी की असवारी, लक्ष्मी जी की सवारी को लाने के लिए क्या करते हैं हम, जब देवी देवताओं का स्वागत करते हैं या बहुत ख़ास लोगों का, तो उस रास्ते को सजा देते हैं। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जैसे समुद्र ने अपनी पुण्य धरा पर लाने के लिए, अपनी पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी का स्वागत करने के लिए रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। सोने सूर्योदय हुआ है और वो लाली छाई है, वो सोचो पूरा सोने का सड़क जैसा दिखता है, कभी देखना तो ऐसा लगता है। कवि कल्पना करता है जैसे महालक्ष्मी की असवारी का स्वागत करने के लिए रत्नाकर ने, समुद्र ने
सोने की सड़क बनवा दी है। बहुत ही सुंदर। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। निर्भय दृढ़, समुद्र क्या है? निर्भय है, उसको किसी चीज़ का डर नहीं है, दृढ़ है और गंभीर है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। कवि कहता है कि इससे बढ़कर और क्या सुख हो सकता है। जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। जब गंभीर तम, तम मतलब अंधकार, अर्ध निशा में आधी रात को पूरे संसार को ढक लेता है, तो अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। जब ये जो गंभीर अंधकार है आधी रात को पूरे संसार को ढक लेता है, तो और अंतरिक्ष की छतों पर तारे छिटक जाते हैं, तारों को छिटका देता है, तो सस्मित वदन जगत का स्वामी, जो इस सृष्टि का स्वामी है, वह मृत गति से आता है ताकि किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बहुत ही मधुर गति से, बिल्कुल ही सहज गति से, जिससे किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई खलल ना पड़े। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। गगन गंगा, गगन आसमान, गंगा गगन गंगा, गगन में अभी तारे फैले हुए हैं, है ना। तो कवि कल्पना करता है कि इस गगन में जो गंगा बही हुई है, उसके तट पर खड़ा होकर इस सृष्टि का स्वामी खड़ा होकर मधुर गीत गाता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है। उसी से, शायद ये कवि की कल्पनाएं हैं, देखो। उससे ही विमुग्ध हो नभ में, उससे ही विमुग्ध मुग्ध मोहित होकर के आसमान में चंद्रमा हंस देता है, बिहस देता है। बिहसना मतलब हंस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। जो वृक्ष हैं वो तरह तरह के पत्तों से, फूलों से अपने शरीर को सजा लेता है। और पक्षी हर्ष संभाल न सकते, पक्षी अपनी खुशी को संभाल नहीं पाते हैं। हर्ष, खुशी, अपनी खुशी को संभाल नहीं पाते हैं और इसलिए मुग्ध चहक उठते हैं, है ना। पक्षी अपनी खुशी को संभाल नहीं पाते, तो यह सब देख करके चहक उठते हैं खुशी से। और फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। फूल सांस लेते हैं और उन सांसों से ही सुख की भरी हुई ये जो सांस है, उससे सब कुछ महक उठता है। कितना सुंदर दृश्य था। आगे बढ़ते हैं। वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। यहाँ पे बरसात हो गई, देखो। वन जंगल, उपवन छोटे जो बागीचे हैं, गिरि पहाड़, सानु मतलब जो जंगल एरिया है, सानु। कुंज मतलब जो झाड़ियाँ हैं, उन सब में मेघ बरस पड़ते हैं, बादल बरस पड़ते हैं। और मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। आत्म प्रलय, अपने आप से मिलना, आत्म प्रलय। तो मेरा आत्म प्रलय होता है, मैं खुद में ही डूब जाता हूँ। और नयन नीर झड़ते हैं, नीर मतलब आंसू, आँखों से आंसू झड़ने लगते हैं। और पढ़ो लहर तट तृण तरु गिर नभ किरण जलद पर प्यारी। क्या क्या पढ़ो, क्या क्या पढ़ो? लहर तट तृण तरु गिर नभ किरण जलद पर प्यारी। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनकारी। यह जो सृष्टि के पालनहार ने, सृष्टि को बनाने वाले ने लहरों पर, तट पर
तृण मतलब घास पर, तरु मतलब वृक्ष पर, गिरि मतलब पहाड़ों पर, आसमान पर, किरणों पर, बादलों पर, जलद मतलब बादल पर यह जो प्यारी सी कहानी लिखी है, जो कविता लिखी है, वह विश्व विमोहनहारी, विश्व को जो विमोहित कर दे, उस कहानी को तुम भी पढ़ो। मतलब उसको ध्यान से देखो, उसको निहारो तो उसको महसूस करो। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके, बनो विश्व की बानी। कवि क्या कहता है, इस सृष्टि का जो कहानी है, जो प्रेम कहानी है, मन करता है कि मैं इसके शब्द बन जाऊं, मैं भी इसका हिस्सा बन जाऊं, जो इस कहानी को बयां करे। शब्द क्या करते हैं, कहानी को बयां करते हैं। तो कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, कौन सी प्रेम कहानी, सृष्टि की, प्रकृति की प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके, बनो विश्व की वाणी। मन करता है कि मैं भी इसके अक्षर बन जाऊं, जिससे लोग मुझे दोहराएं और मैं इस प्रेम कहानी को सब तक पहुंचाऊं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम की राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। कवि क्या कहता है, यह कैसा है, स्थिर है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, पवित्र है और इसमें लगातार आनंद प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, जिसमें सदा शांति ही शांति है। और यह शांति कैसी है, सुख देने वाली है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर यह सृष्टि का रचा हुआ यह प्रेम का जो राज्य है, वह बहुत ही सुंदर है। ये यहीं पे कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आ पाती है तो आप लोग मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।